तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। कहानी शुरू करूं, एक अजीब और कड़वा सच आपको बताता हूं। इससे आपको हमारे देश के जुडिशल सिस्टम, कानून, सरकार सबका पता चल जाएगा। राम रहीम का आपने नाम सुना होगा। रॉक स्टार, लव चार्जर, ये सब उनके गाने भी हैं और उनके सारी चीजें थी। 2 कत्ल और रेप के मामले में 20-20 साल की तो सजाएं मिली। लेकिन कमाल ये है कि जेल में उनका मन नहीं लगता। जब मन करता छुट्टी बनाने बाहर चले आते हैं। अभी अगस्त में उन्होंने पेरोल या फरलो लिया, उसके बाद बाहर आए और 3 हफ्ते पहले ही वापस जेल पहुंचे, क्योंकि जो मोहलत थी वो खत्म हो गई। अब 3 हफ्ते में ही उनका फिर मन घबराने लगा जेल में। उन्होंने फिर एक अर्जी डाल दी कि भाई मन नहीं लग रहा, बाहर जाना है। अब अदालतें भी ऐसी हैं कि सिर्फ उनके जो छुट्टी की अर्जी होती है ना, वो लिफाफा देखकर ही छुट्टी मंजूर कर देते हैं, अंदर का मजबूर भी शायद नहीं पढ़ते, क्योंकि राम रहीम से आया। 3 हफ्ते पहले वापस जेल गए, 3 हफ्ते बाद फिर से अर्जी दी और कल एक दिन पहले 1 अक्टूबर को उनकी फिर से छुट्टी मंजूर हो गई, यानी कि उनको फरलो दे दिया गया, जाओ 20 दिन अब बाहर रहो। इस देश में कोई ऐसी दूसरी मिसाल, दूसरा एग्जाम्पल नहीं है जिसके ऊपर 2-2 कत्ल, रेप का इल्जाम, 20-20 साल की 2 अलग अलग सजाएं, और वो जब मन करता है जेल के बाहर। मतलब साल में 2-4 बार तो भाई बाहर ही छुट्टी मनाते हैं। अभी अगस्त में जब आए थे तो बर्थडे मनाने के लिए आए थे। अब आप सोचिए, अब ऐसे शख्स को जेल से बाहर लाने के लिए हरियाणा सरकार ने नियम, कानून, कायदे, जेल के सब बदल डाले थे। लेकिन ये मजाक नहीं तो क्या है। इसी हरियाणा में, देश के बाकी जेलों में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो बरसों से बंद हैं, बट उन्हें कभी ऐसी आज़ादी नहीं मिलती कि पेरोल और फरलो के नाम पर बार बार आप जाओ। कभी बर्थडे मनाने जाओ, कभी चुनाव है तो लोगों को समझाने जाओ, कभी भक्तों को प्रवचन वचन देने जाओ। मतलब मजाक बन के रह गया कानून और सजाएं। मुझे तो लगता है कि इससे तो बेहतर है कि आप उसको छोड़ ही क्यों नहीं देते। ये बार बार जेल आना जाना, ये सब बंद हो जाएगा। वो भी अपने घर पे आराम से राम रहीम छुट्टी मनाएगा। कानून की भी मान मर्यादा थोड़ी रह जाएगी, क्योंकि बार बार आप उसको छुट्टी दे रहे हो। मैसेज क्या जा रहा है? जेल मतलब सजा है। लेकिन अगर जेल मजा बन जाए और ऐसे लोगों को जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जाम है, और आप बार बार लगातार उसे छुट्टियां पर छुट्टियां दे रहे हो कि बाहर जाओ, बाहर की दुनिया में घूमो फिरो, ऐश करो, वीडियो बनाओ, प्रवचन दो, तो फिर कानून का मजाक बन के रह जाता है। और वही हुआ है, फिर से बाहर आ गए। अब तो बाबा राम रहीम, या बाबा भी क्या बोलूं, राम रहीम कि जेल से बाहर आने पे मतलब लगता भी नहीं है कि कोई खबर है। इतनी बार आ चुके कि खुद उसे भी याद नहीं होगा। तो ये है हमारे यहाँ की सिस्टम, सजा, जेल और शख्सियत को देख के कैसे उसको आज़ादी दी जाती है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी है बेंगलुरु की। मुझे याद है बेंगलुरु एक बार मैं पहली बार तब गया था जब वो एक प्लेन क्रैश हुआ था जो अबू धाबी से आ रहा था और रनवे से आगे निकल गया था। तो खैर, ये कहानी सिर्फ 5 साल पुरानी है। बात 12 मई 2019 की है। सुबह का वक्त था और इसी बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में, जो कि नेशनल हाईवे 66 पर पड़ता है, वहां एक घंटी बजती है। पुलिस वाले को फोन आता है, पुलिस वाले फोन रिसीव करते हैं। सामने से खबर देता है, एक फल वाला रेहड़ी पे लगाता था। वो कहता, साहब हमारे यहाँ एक पास में एक पॉलीथीन पड़ी थी, हमने पॉलीथीन उठाकर देखा तो उसके अंदर एक हेलमेट था और उस हेलमेट के अंदर एक कटा हुआ सर। सुनते ही पुलिस भागती है, जाकर देखती है, हेलमेट से सर बाहर निकाला जाता है। सर एक महिला का था। आसपास और तलाश करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं, सिर्फ सर था। पुलिस सर को लेकर हॉस्पिटल भेजती है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि थाने की घंटी दोबारा फिर से बजती है। इस बार फोन उसी इलाके के एक ईसाइयों के कब्रिस्तान से आया था और फोन करने वाले ने कहा कि सर हमारे कब्रिस्तान के बराबर में एक लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं, मतलब धड़, सिर्फ न सर है न पैर है, सिर्फ धड़। पुलिस की टीम भागती है, वहां से वो लाश के धड़ उठाती है, उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाती है, आसपास ढूंढती है, बाकी कुछ मिलता है नहीं। थोड़ी देर बाद तीसरी बार घंटी बजती है उसी थाने की। इस बार फिर फोन आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि मैं उसी ईसाई कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी से बोल रहा हूँ। यहां साहब सड़क किनारे एक पॉलीथिन में 2 इंसानी पैर कटे हुए रखे हुए हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है, पैर भी ले जाती है। अब तीनों लाश को जब समेटा एक साथ रखा जाता है तो वो लाश कंप्लीट हो जाती है। सर कहीं और था, धड़ कहीं और, पैर कहीं और, तीनों मिल गया और साफ ये था कि लाश महिला की, क्योंकि चेहरा था।
अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, कोई शिनाख्त नहीं, कोई और ऐसी चीज मिलती नहीं है। पुलिस आसपास के थानों में इतला देती है कि ऐसी लाश मिली है, कोई महिला गायब है कि नहीं है, कहीं से कुछ पता नहीं चलता। अगला दिन हो जाता है 12 के बाद, अब 13 मई। तभी 13 मई को एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि साहब, मेरी बहन जो है वो पिछले 24 घंटों से गायब है। कल सुबह वो निकली थी शॉप जाने के लिए, आमतौर पर शॉप बंद करके 9 बजे घर आ जाती है, लेकिन वो रात आई नहीं। हमें लगा कि कहीं अपनी दोस्त इधर उधर गई होगी, लेकिन पूरी रात जब नहीं आई, मोबाइल बंद, सुबह भी उसको देखा घर पे नहीं है, तो हमें फिक्र हुई, इसलिए हम रिपोर्ट लिखाने आए। अब जैसे ही पुलिस ने पूछा नाम, तो उन्होंने बताया कि उसका नाम है श्रीमती शेट्टी, शादीशुदा, 39 साल की उम्र। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप चलो। उसको मोर्चरी ले गए, मुर्दा घर में जाकर उन्होंने वो कटा हुआ सर दिखाया। चेहरा देखते ही भाई रोने लगा, कहने लगा यही मेरी बहन है। अब पुलिस के लिए पहली कामयाबी थी कि चलो कम से कम लाश की शिनाख्त हो गई, मरने वाले की पहचान हो गई। पता चला जो शेट्टी थी उनकी अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी उसी इलाके में, मैंगलुरु में, और वो अपना दुकान चलाती थी। सुबह जाती थी और रात 9 बजे तक दुकान पे रहती थी, फिर 9 बजे के बाद घर आ जाती थी। शेट्टी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में पति से अनबन हो गई और वो पति से अलग रहने लगी, पति अलग चला गया। अब शेट्टी अकेले रहती थी, भाई और बाकी फैमिली अलग रहते थे। बाद में शेट्टी की जिंदगी में एक और नौजवान आया जिसका नाम था सुदीप। कभी कभी सुदीप उसके साथ आकर रहता उसी घर में। सुदीप के बारे में उसके भाई को भी पता था कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब लाश मिली है, लाश के टुकड़े देखकर ये लग रहा है कि बड़ी नफरत से किसी ने मारा है। तो पुलिस कातिल की तलाश कर रही है। तो जब भाई से पता चला कि एक पति है जो मनमुटाव की वजह से अलग हो गया, एक प्रेमी है जो पहले रहता था, तो पुलिस का शक सीधे दोनों पर गया, पति पर और उसके दोस्त पर। पुलिस ने उन दोनों को उठाया और पूछताछ की, बट उन्होंने अपने पूरे जो बयान दिए, 12 मई की उन्होंने जो पूरी अपनी बताई कि मैं कहाँ कहाँ था, किस किस वक्त, उन सारी चीज़ों को जब पुलिस ने मिलान कराया तो पता चला दोनों सच बोल रहे हैं। जिस जगह उन्होंने बताया, जब जब जहाँ जिसके साथ थे, वो साथ वाले गवाह भी गवाही दे गए। इनके फ़ोन का लोकेशन भी उस रूट पर कहीं नहीं था जहाँ पे ये लाश के 3 टुकड़े मिले या फिर जो शेट्टी की दुकान थी। तो उन्होंने आगे पीछे के भी कॉल डिटेल निकाले, कुछ लोगों से बात की, लेकिन कोई ऐसा सुराग मिला नहीं कि जिसमें पति या प्रेमी दोनों शामिल हो। तो पुलिस भी सारे सबूतों को देखकर अभी मान बैठी कि इनमें से किसी का हाथ नहीं। तो फिर कातिल कौन है? अब पुलिस इसकी तलाश करने लगी। पुलिस ने पूरी तलाश की, हर तरह से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं कोई सुराग ही नहीं मिले। 2-3 दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं। इधर इलाके में एक कटा हुआ सर मिला जो हेलमेट के अंदर है, ये भी बड़ी अजीब बात थी। पैर अलग मिले, धड़ अलग मिला, बातें फैली, न्यूज़पेपर में खबर आई। तो पुलिस के आला अफसरों को ही फोन आया कि भाई ये क्या है, लोग डरे सहमे हैं, केस को सॉल्व करो। अब पुलिस लगी हुई है लेकिन कोई सुराग मिल नहीं रहा। फिर पुलिस ने कहा कि चलो पूरी तरीके से पहले जो मकतूल है उसी को समझते हैं, मिसेस शेट्टी को। तो पता चला उनका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप था, दुकान जाती थी, खुद दुकान चलाती थी, ठीक ठाक आमदनी होती थी। पूरे दुकान को पुलिस ने सारे रजिस्टर और सारे बिल विल टटोलने खंगालने शुरू किए। कुछ लोगों से बातचीत की तो पहली बार एक चीज पता चली, वो ये कि चूंकि शेट्टी का बहुत ज्यादा कोई खर्चा था नहीं, दुकान में ठीक ठाक चल रहा था, तो बहुत से लोगों को उधार पे पैसे भी दिया करती थी। और बाकायदा उन लोगों की एक डायरी मेंटेन थी जिसमें था कि किससे कितना वसूलना है, किसने कितना दे दिया, किसका माइनस बचा, किसका प्लस है। तो पुलिस ने कहा कि चलो ये इस डायरी में जिन जिन लोगों के नाम है, जिनके ज्यादा अमाउंट है, उनसे पूछताछ करते हैं, शायद उसी में से कोई कातिल हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को खंगालना शुरू किया, लेकिन किसी के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इस दौरान में पुलिस ने लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, उससे भी कोई क्लू नहीं मिला। अब कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है जिससे श्रीमती शेट्टी के कातिल तक पहुंच सके। हर तरह से पुलिस ने आजमा लिया। बाद में उस केस के आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को यह लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। उसने फिर से पूरे केस को वापस फ्लैशबैक में देखना और सोचना शुरू किया। डायरी में कर्जदारों के नाम, पति से अलग होना, प्रेमी के साथ रहना, फिर प्रेमी से भी अलग हो जाना, पति का यह बयान कि जब से वो अलग हुई उससे कभी उसने कांटेक्ट नहीं किया, ना संपर्क किया। प्रेमी ने कहा कि वो बेशक उसकी जिंदगी में था, लेकिन कुछ वक्त रहा, उसके बाद से उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया। दोनों के मोबाइल से भी इस बात का
सबूत मिला कि उन्होंने कभी ना कोई कॉल किया, ना मैसेज किया, ना व्हाट्सएप किया। तो फिर सारे सीसीटीवी कैमरे भी देख डाले, उसमें भी कोई ऐसी चीज नजर आई। तो फिर कातिल कौन? तब पुलिस ने फिर कहा कि जो भी कातिल है वो 12 मई, जिस दिन ये लाश के टुकड़े मिले, सुबह करीब 11 बजे के आसपास का वक्त था, तो उसी दौरान मिले। तो उसी दिन श्रीमती शेट्टी का पूरा शेड्यूल क्या था, कब घर से निकली, क्योंकि दुकान उस दिन पहुंची नहीं और लाश मिलती है 9 बजे, वो दुकान पहुंच जाती है, लाश मिलती करीब 11 के आसपास, फिर 12। तो आखिर वो कहां गई? क्योंकि घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से जो पुलिस ने देखा, वो अपनी स्कूटी से निकली और चली गई। उसके बाद शहर के कम से कम 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, कहीं नहीं मिला। तो पुलिस ने कहा उस दिन की इसकी पूरी रूटीन को चेक करो, उसी दिन के रूटीन से शायद कुछ पता चले। अब पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो एक जगह, और उस फुटेज को पुलिस कई बार देख चुकी थी, अलग अलग कैमरों में कैद थी शेट्टी। एक जगह एक सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ 2 सेकंड का एक फुटेज था, सिर्फ 2 सेकंड का। और वो 2 सेकंड के फुटेज में ये तस्वीरें दिखाई दी कि शेट्टी स्कूटी पे जा रही है, अचानक स्कूटी रुकती है, बराबर में एक बाइक वाला, और यूं घुमाती है गर्दन और उससे कुछ कहती है और यूं निकल जाती है। सिर्फ 2 सेकंड। 2 सेकंड में स्कूटी रुकी, उसने यूं कुछ कहा और स्कूटी आगे बढ़ गई, बस। अब इसमें ऐसी कोई चीज तो थी नहीं कि जिस पर कोई शक हो। और भी जगह पे सब कुछ देखा, लेकिन कुछ मतलब सुराग ही नहीं मिला। तो फिर ये 2 सेकंड की तस्वीर में ऐसी क्या पहेली हो सकती है जिसको सुलझाया जा सकता है? पुलिस को लगा जितने भी कैमरे देखे उसमें से सारी चीजें खंगाल मारी, कुछ क्लू नहीं मिला। लास्ट में आकर उसी 2 सेकंड के क्लिप पे पुलिस की नजर टिक जाती है। पुलिस को लगता है क्लिप है तो 2 सेकंड का, लेकिन चलो इसमें देखते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है जिससे सिर्फ उसने स्कूटी रोका, पलटा, कुछ बोला, आवाज तो आई नहीं कि क्या बात हुई, और निकल गई। 2 सेकंड। अब उस सीसीटीवी फुटेज में शेट्टी को हटाकर उस बाइक पे जो बैठा था उसका भी चेहरा दिख नहीं रहा, हेलमेट था, लेकिन पीछे से उस बाइक का नंबर सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया था। 2 सेकंड के उस फुटेज में उसको जूम करके, क्लीन करके उस नंबर को निकाला गया, और उस नंबर के थ्रू पुलिस को उसके मालिक का पता चला कि वो बाइक जो है वो जोनास सैमसन नाम के एक शख्स की है, जो उसी इलाके में रहता है, और वहीं समंदर किनारे शाम को वो अपने कबाब के ठिया भी लगाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर से सैमसन का पता चला। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है। जब उसके घर पहुंचती है, तैसी दस्तक देती है, अचानक सैमसन सामने आता है, लेकिन सामने पुलिस को देखकर वो उल्टे पैर भागता है, और भागते ही अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है, और अब अंदर कुछ करने वाला था। तब तक पुलिस को एहसास हो गया कि कहीं वो डर के हमारे कुछ कर ना ले। पुलिस अंदर जाती है, दरवाजे को जबरन तोड़ती है और सैमसन को पकड़ती है। तब तक सैमसन अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस उसे काबू में करती है, फिर उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सैमसन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पुलिस आ जाएगी। फिर पुलिस पूछती है कि श्रीमती शेट्टी से तुम्हारा क्या लेना देना? तब वो बताता है कि मैं, एक दुकान है, मैंने उनसे कर्ज लिया, वो कर्ज पे पैसे देती है, मैं ब्याज देता हूँ। अब पुलिस ने वो डायरी खोली जिसपे शेट्टी जिन जिन लोगों को पैसे देती थी, उनमें एक नाम उसका भी था, लेकिन वो नाम पूरा नहीं था। इसका नाम जोनास सैमसन था, उसमें सिर्फ सैमसन लिखा हुआ था। अब वहां इस नाम के बहुत सारे लोग थे। तो पुलिस पूछती है, फिर तुमने कत्ल किया? पहले वो इनकार करता है, फिर मान जाता है, फिर वो कहानी सुनाता है। कहता है कि उसने शेट्टी से पैसे लिए थे और उसके आधे से ज्यादा पैसे उसने लौटा दिए थे। कुछ पैसे उसे लौटाने थे, उसके लिए उसने मोहलत मांगी थी, और वो बीच बीच में लौटा भी रहा था, लेकिन वो हमेशा लोगों के सामने बेइज्जत कर पैसे मांगती थी जो लोग पैसे नहीं देते थे। और बोला मेरी अपनी भी एक इज्जत थी। तो कई बार उसने मुझसे कहा, मेरी बीवी के सामने 1-2 बार वो घर आ गई और उसने बहुत बुरी तरह से जलील किया और कहा पैसे नहीं दोगे तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मुझे गुस्सा आया। मेरी बीवी ने कहा कि तुम जो भी करते हो उसके पैसे लौटा दो। तो मैंने ज्यादातर पैसे लौटा दिए, बस कुछ पैसे बाकी थे। तो उसका 2-3 दिन से फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं रहा था। इत्तेफाक से उस दिन, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ,
उसने बताया कि उसका एक मैसेज आया कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी पैसे मांगने। अब उसे लगा कि वो पैसे मांगने घर आएगी, फिर बीवी के सामने बेइज्जत करेगी, तो उसने कहा मैं तुम्हें लौटा दूंगा, घर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे पता था वो आएगी। इत्तेफाक से जब ये जा रही थी तो सैमसन के घर की तरफ ही जा रही थी, वारदात वाले दिन 12 मई को। और सैमसन घर से निकला था। जो 2 सेकंड का फुटेज था, उस फुटेज में यह था कि ये अचानक उसको सैमसन दिख गया और उसको शेट्टी दिख गई। वो बाइक रोकती है और ये जो 2 सेकंड की जो सिर्फ बात थी वो ये कि मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी। उसने कहा चलो मैं चलता हूं। उसके बाद वो आगे से बाइक घुमाता, क्योंकि फुटेज इसके पास था नहीं। उसके बाद शेट्टी और सैमसन दोनों सैमसन के घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद वो कहता है मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, लेकिन वो चीखती चिल्लाती है उसकी बीवी के सामने, उसकी बेइज्जती करती है। उससे गुस्सा आता है। वो कहता अच्छा अंदर आ जाओ, पैसे ले लो। जैसे ही वो अंदर जाती है, गुस्से में वो उसके सर के ऊपर कोई वजनी चीज मार देता है। जैसे ही मारता है वो खून से लथपथ नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि इसको घसीट के अंदर ले चलो। घसीट कर अंदर बाथरूम में ले जाते हैं, फिर वहां वो उसे मार डालते हैं। उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को 3 अलग अलग चीजों में पैक करते हैं और अपनी बाइक पर खुद सैमसन तीनों टुकड़ों को 3 जगह पर फेंक कर चला जाता है। और ये सब करने के बाद सारे घर की सफाई कर देते हैं। उसकी बीवी विक्टोरिया वो अपने मायके चली जाती है और उसे लगा कि अभी तो पुलिस को पता ही नहीं चलेगा, लाश की शिनाख्त नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 सेकंड के एक फुटेज ने इस कत्ल का खुलासा कर दिया। कातिल तक पुलिस पहुंच गई। इसके बाद इन दोनों के ऊपर मुकदमा चलता है। बीच में कोरोना आता है, मुकदमे में डिले होता है, लेकिन आखिरकार अभी 13 सितंबर को, लास्ट मंथ 2024 13 सितंबर को लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और इस पति पत्नी को शेट्टी के कत्ल के इल्जाम में लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाती है। 2 सेकंड का फुटेज भी कई बार एक बड़ा केस खोल सकता है, इससे ये पता चलता है। तो आज की कहानी में इतना ही।